हाय दोस्त। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, आज मैं अपने हिंदी पाठशाला चैनल से मैं आशुतोष सर मिर्ज़ापुर से। दोस्त, आज मैं आप लोगों को हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप परीक्षा जो देते हैं हिंदी का, कोई भी कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम का दोस्तों, जैसे टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, लेखपाल हो गया, पुलिस हो गया, एसआई हो गया, एसएससी जीडी हो गया, और तमाम ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण और साहित्य से लेकर के हमने कुछ चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, जिससे आपके परीक्षाओं में उसी चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और आप भ्रमित हो जाते हैं। तो आप अब भ्रमित न हों, और अब मैं आपको एक नए सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसमें आप देखें कि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम। दोस्तों, एक दिवसीय जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो हमारे हिंदी के जो पाठ्यक्रम होते हैं उसके बारे में आज बताने जा रहा हूं दोस्तों। उसके बाद आज के बाद कल से मैं पाठ्यक्रम की मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं पाठ्यक्रम के बारे में आपको बता दूं कि इसका पहला चैप्टर होता है हिंदी का परिचय, उत्पत्ति अर्थात भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति कब हुई, किस भाषा से हुई, कहाँ से हुई, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ हैं, कितनी भाषाएं हैं, किस भाषा से किस बोली की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों की हम जानकारी लेते हैं भाषा विज्ञान के अंतर्गत, अर्थात हिंदी की उत्पत्ति अर्थात परिचय में, जिसमें हम हिंदी दिवस से लेकर के हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, संविधान में हिंदी का वर्णन कहाँ हुआ है दोस्तों, तो इस चैप्टर में हम इसको जानते हैं। दूसरा चैप्टर आपका हो जाता है वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों जानते हैं कि वर्णमाला, जिसमें वर्णों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने और लिखने की व्यवस्था को हम वर्णमाला कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन का हम वर्णन दोस्तों करते हैं। तो स्वर और व्यंजन का हम वर्णन करते हैं वर्णमाला में। तो वर्णमाला हमारा दूसरा चैप्टर होगा दोस्तों। अगला है आपका शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं। शब्द कितने प्रकार का होता है, शब्द किसे कहते हैं, इसी के अंतर्गत दोस्तों तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द, तो विकारी शब्द, अविकारी शब्द, तो तमाम शब्द इसके अंतर्गत। शब्द 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। वो सारे शब्दों के प्रकार और उसका वर्णन हम करेंगे शब्द के चैप्टर में। अगला चैप्टर आपका हो जाता है दोस्तों वाक्य, जिसमें आप परीक्षाओं में देखे होंगे कि संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये सब पूछा जाता है। तो सरल वाक्य, तो इन सब वाक्यों का वर्णन हम वाक्य में करते हैं। और वैसे भी वाक्य 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक जो है कि व्याकरण के आधार पर होता है, और एक साधारण आधार पर होता है। तो जो व्याकरण के आधार पर होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, और जो ऐसे होता है दोस्तों वो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, अर्थात 8 और 3 11 प्रकार के वाक्य होते हैं दोस्तों। तो इन 11 प्रकार के वाक्यों का वर्णन हम करते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर आपका हो जाता है दोस्तों संज्ञा। संज्ञा क्या है? आप जानते हैं कि दुनिया जहान की सारी वस्तुएं दोस्तों संज्ञा है, अर्थात द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन दोस्तों इस दुनिया जहान में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका नाम न हो। तो जो नाम है वह संज्ञा है, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप जानते हैं कि संज्ञा मुख्य 3 और कुल 5 प्रकार की होती हैं, जिसका वर्णन संज्ञा में किया जाएगा दोस्तों। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम का जिक्र सर्वनाम के चैप्टर में होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगला है आपका दोस्तों क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया का मूल रूप देखिए धातु होता है, और उसी धातु में ना लगा देने से क्रिया हमें बनती है। जैसे पठ धातु है, ना लगा दिए पढ़ना। पा धातु है, ना लगा दिए पाना। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि क्रिया
अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। दो जो क्रियाओं का वर्णन क्रिया के चैप्टर में दोस्तों हम करेंगे आपके। अगला है आपका विशेषण। विशेषण आप जान ही रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की किया गया विशेषता, बताया गया गुण को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण दोस्तों 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार के जो है कि 4 प्रकार के भागों में विभक्त हुआ है और यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताता है। कभी कभी आप ऐसा भी शब्द पाते हैं कि जो विशेषण की विशेषण को बताता है, अर्थात विशेषता की विशेषता को जो बताता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा चैप्टर है दोस्तों अव्यय। अव्यय क्या है? अव्यय हम ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं दोस्तों जिसको हम किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते, जो ज्यों का त्यों ही हमेशा बना रहता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय को हम किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते, ना तो लिंग में, ना वचन में, ना संज्ञा सर्वनाम किसी भी रूप में हम परिवर्तित नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे लिखा है आज, अब, अभी, तुरंत, तो इस शब्द अव्यय होते हैं दोस्तों। अगला चैप्टर हो जाता है आपका निपात। निपात क्या है? निपात हो सकता है कि आप लोगों के लिए निपात एक नया चैप्टर लग रहा हो, लेकिन नहीं, यह अव्यय का ही एक पार्ट होता है दोस्तों। कुछ शब्द अव्यय के होते हैं और कुछ शब्द अव्यय से निकले हुए निपात होते हैं। ये निपात अव्यय ही होते हैं दोस्तों। किसी विद्वान ने तो निपात का वर्णन अव्यय में ही कर दिया है, लेकिन बहुत विद्वानों ने निपात को अलग और अव्यय को अलग बताया है। तो जो है कि आपको इस चैप्टर में आपको हम बताएंगे। अगला चैप्टर आपका दोस्तों हो जाता है, अब देखिए अगला चैप्टर आपका हो जाता है लिंग। अगला चैप्टर आपका लिंग हो जाता है, जो कि आप जानते हैं कि हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के ढेर सारे शब्द ऐसे हैं दोस्तों जिसमें आप भ्रमित हो जाते हैं। जैसे मूछ। मूछ क्या है बताइए आप? मूछ क्या है? तो मूछ क्या है? मूछ स्त्रीलिंग है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मूछ तो स्त्रियों को होता नहीं है, यह पुरुषों को होता है। लेकिन अब देखिए, अब क्या है कि मूछ स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। अब इसे घूंघट बताइए क्या है? घूंघट पुरुष लेते हैं, नहीं लेते हैं, स्त्रियां लेती हैं। तो लेकिन घूंघट क्या है? घूंघट पुल्लिंग होता है। तो ढेर सारे शब्द ऐसे तो हैं दोस्तों कि जो यूज करता है पुरुष लेकिन वह होता है स्त्रीलिंग, और यूज करती हैं स्त्रियां लेकिन होता है वह पुल्लिंग। तो इन सब चीज़ों का वर्णन हम करेंगे आपके लिंग में दोस्तों। अगला है आपका वचन। वचन भी हिंदी में 2 ही प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसको आप सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं दोस्तों। तो एक वचन और बहुवचन का वर्णन हम करेंगे। अगला है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है दोस्तों? उपसर्ग एक ऐसा शब्द है जो किसी भी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग, उपधन सर्ग, तो जो शब्द किसी भी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उससे हम कहते हैं क्या दोस्तों? उससे उपसर्ग कहते हैं। तो अगला चैप्टर आपका उपसर्ग का होगा। और अगला है आपका प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? जो शब्द पहले लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में, लास्ट में, बाद में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे दोस्तों, उससे कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो इसका वर्णन होगा। अगला चैप्टर दोस्तों आपका काल है। काल क्या है? जैसे आप अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़े हैं, उसी प्रकार से दोस्तों हिंदी में भी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल आप पढ़ेंगे। तो अब ये कभी कभी सेंटेंस पूछता है कि कौन से काल में है, तो उसका वर्णन आपका काल में किया जाएगा। अगला है दोस्तों तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम के बारे में दोस्तों आप पढ़े होंगे, आप जान रहे हैं, आप खुद जो है कि पढ़े हैं, लेकिन हमने इसका चैप्टर अलग से कर दिया क्योंकि ये जो तद्भव तत्सम है दोस्तों, ये शब्द के ही अंतर्गत आता है। ये दोस्तों शब्द के ही अंतर्गत आता है। और ये जो तद्भव तत्सम है इसको हमने अलग से इसलिए कर दिया क्योंकि तद्भव और तत्सम के अंतर्गत कुछ नियम हैं, उसके जो है कि कुछ हमने टिप्स बनाए हैं, कुछ हमारे नियम हैं, उसको हम आपको बताएंगे। तो आप तुरंत जान जाएंगे कौन सा शब्द तद्भव है और कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है। अगला चैप्टर आपका दोस्तों है लोकोक्तियाँ और मुहावरा और लोकोक्तियाँ। मुहावरा, मुहावरा क्या होता है दोस्तों? जैसे आँख का, नाक का बाल होना, आँख का किरकिरी होना, तो
तो ये छोटा छोटा है। और जो है कि लोकोक्तियाँ क्या होता है दोस्तों, लोकोक्तियाँ होता है कि जैसे बताइए कि ना 9 मन सोना होगा, ना राधा गौना जाएगी। ठीक है, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। तो ये दोनों, इन दोनों में देखिए अंतर क्या है कि अब जो मुहावरा था वो छोटे में था और जो लोकोक्तियाँ था वो बहुत बड़े में था। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। जो वाक्य कंप्लीट हो जाए, सेंटेंस पूरा हो जाए, उससे लोकोक्तियाँ कहते हैं। और मुहावरा किसे कहते हैं दोस्तों कि जो कंप्लीट ना हो पाए। जैसे यह रहेगा लिखा कि नाक का बाल होना, आँखों की किरकिरी होना, ये देखिए अधूरा है ना। लेकिन अब यह सेंटेंस, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, ना 9 मन सोना होगा, ना राधा गौना जाएगी, तो ये सेंटेंस पूरा है दोस्तों। तो अब यहाँ देखिए लोकोक्तियाँ। अच्छा, लोकोक्तियाँ क्या है, लोकोक्तियाँ का एक अर्थ आप भी समझ सकते हैं, लोक धन उक्ति, जो लोगों में प्रचलित हो, जो लोगों में प्रचलित हो उसे लोकोक्तियाँ कहते हैं। मुहावरा दोस्तों सीमित होता है। अगला है आपका क्रमबद्धता। क्रमबद्धता दोस्तों क्या है, क्रमबद्धता कभी कभी एक जो है कि शब्द लिख लेता है। जैसे लिख दिया, मान के चलिए कि मनोनयन, तो मनोनयन लिख दिया। अब यह इसका क्रम पूछ लेता है कि मनोनयन लिख दिया और मनोज लिख दिया और मनोहर लिख दिया और मनोयोग लिख दिया। और इसमें यह पूछता है कि क्रम से बताइए कि सबसे पहले कौन सा शब्द होगा, कौन सा शब्द पहले होगा। तो इसके लिए दोस्तों क्रमबद्ध में होता क्या है, जैसे अंग्रेजी में डिक्शनरी होती है उसी प्रकार से हमारे हिंदी में शब्दकोश होता है। शब्दकोश को देखने का तरीका जिसको मालूम हो गया वह जो है कि क्रमबद्ध वाला प्रश्न कर ले जाता है दोस्तों। तो उसका तरीका क्रमबद्धता में हम आपको बताएंगे। अगला चैप्टर हमारा है दोस्तों विलोम शब्द। विलोम शब्द माने आप जानते ही हैं कि किसी भी शब्द का उल्टा, उल्टा को विलोम कहते हैं दोस्तों। अर्थात अच्छा, विलोम में ये भी होता है कि विलोम अब संज्ञा का पूछ रहा है कि सर्वनाम का पूछ रहा है कि विशेषण का पूछ रहा है। 3 प्रकार का विलोम होता है दोस्तों। अब वह संज्ञा का पूछेगा तो संज्ञा में ही देना होगा, विशेषण का पूछेगा तो विशेषण में ही देना होगा। तो इस तरह के विलोम शब्द आपको हम विलोम के चैप्टर में सब दोस्तों बताएंगे। अगला है का पर्यायवाची। पर्यायवाची आप जानते ही हैं कि एक शब्द के एक व्यक्ति के या एक वस्तु के कई नाम। ठीक, जैसे सूर्य का कई नाम है, कमल का कई नाम है, हमारा भी कई नाम है, आपके भी कई नाम है। तो यह होता है क्या, पर्यायवाची। अब पर्यायवाची का वर्णन पर्यायवाची वाले चैप्टर में करेंगे दोस्तों। अगला है अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द में क्या होता है दोस्तों कि किसी भी शब्द को बहुत बड़े में न कह करके छोटे में कह देना। जैसे मान लीजिए कि जिस स्त्री का पति मर गया उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग छोटे में कहते हैं विधवा। लेकिन उसको सही सेंटेंस उसका क्या है कि जिस स्त्री का पति मर गया हो। दूसरा सेंटेंस क्या है कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसे क्या कहते हैं, हम आस्तिक कहते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं। जिस स्त्री का पति जिंदा हो उसे सधवा कहते हैं। तो अब जो बहुत बड़ा शब्द था कि जिस स्त्री का पति जिंदा हो, अब इतना बात ना कह करके हम डायरेक्ट कह देंगे सुहागन या सधवा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे शब्दों को हम अनेक शब्दों के एक शब्द में रखते हैं। आगे है दोस्तों वर्तनी अशुद्धियाँ। वर्तनी अशुद्धियाँ हम क्या करते हैं कि सेंटेंस को या वाक्य को सही लिखने, सही बोलने, सही पढ़ने का तरीका हम आपको बताएंगे दोस्तों, जिससे आपको परीक्षाओं में, हर परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न दोस्तों इससे रहता है। अगला है दोस्तों संधि। संधि क्या है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं दोस्तों। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, तो इसका चर्चा संधि के चैप्टर में करेंगे। अगला है समास। समास और संधि में दोस्तों बस थोड़ा सा अंतर होता है, क्या कि जो संधि होती है तो संधि में वर्णों का विन्यास होता है और समास में शब्दों का विन्यास होता है। शब्दों के मेल को समास कहते हैं और वर्णों के मेल को दोस्तों संधि कहते हैं। अब देखिए समास कितने प्रकार का होता है, समास मुख्य 4 प्रकार का होता है, कुल 6 प्रकार के समास होते हैं। रस क्या है, अगला प्रकार का रस है। अब देखिए रस क्या है, रस माने होता है आनंद। कोई भी व्यक्ति जो देख करके, समझ करके, सुन करके, अनुभव करके उससे आनंद की प्राप्ति मिल जाए उसे हम कहते हैं दोस्तों रस। रस 9 प्रकार के होते हैं, इसके स्थायी भाव 9 होते हैं। कुल रसों की संख्या
11 होती है, कुल स्थायी भावों की संख्या 11 होती है। इसका वर्णन रस में करेंगे दोस्तों। अगला है आपका छंद। छंद, वाणी छंद, मात्रिक छंद, ये दो प्रकार के मुख्य छंद होते हैं दोस्तों। छंद हमें क्या बताता है? छंद हमें यह बताता है कि हमें शुद्ध लिखने और मात्रा लगाने का तरीका हमें छंद बताता है दोस्तों। अलंकार माने आप जानते ही हैं कि किसी भी शब्द को, किसी भी व्यक्ति को सजा देना, आभूषण पहना देना, उसकी सुंदरता को बढ़ा देना ही अलंकार होता है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर अलंकार, उसी प्रकार से काव्य में भी अलंकार होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाँ अलंकार, जैसे जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर दो प्रकार की सुंदरता है, एक बाह्य दिखती है और एक दिखती नहीं है। तो उसी प्रकार से दोस्तों अलंकार भी दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द अलंकार होता है और एक अर्थ अलंकार होता है। जो शब्द अलंकार होता है उसे तो आप देख लेंगे, लेकिन जो अर्थ अलंकार होगा दोस्तों उसे आप नहीं देख सकते। उसमें आप अर्थ जब लगाएंगे, उसके जब अर्थ को आप समझेंगे, उसके भाव को जब समझेंगे, तभी उसकी सुंदरता के बारे में आप अनुभव कर पाएंगे दोस्तों। तो इसमें अलंकार का वर्णन, अलंकार के चित्रण हम करेंगे। अगला है दोस्तों विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? किसी भी सेंटेंस को लिखने में हम तमाम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया दोस्तों, पूर्ण विराम हो गया दोस्तों, अर्ध विराम हो गया दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कामा हो गया। तो उसको हिंदी में दोस्तों कहते हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। डबल इन्वर्टेड कामा को कहते हैं क्या? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। प्रश्नसूचक शब्द कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह कहते हैं दोस्तों। तो इन सब चिन्हों के बारे में हम आपको बताएंगे, विराम चिन्ह के बारे में। अगला है अर्थबोध। अर्थबोध क्या है दोस्तों? कभी कभी होता है हिंदी की परीक्षाओं में, हिंदी वाले प्रश्न पत्र में, कि एक शब्द दे देता है और उसके 4 विकल्प देते हैं कि बताइए इसके सही सही अर्थ क्या है। तो उसमें अर्थबोध में आपको हम बताएंगे दोस्तों कि अर्थबोध को आप कैसे पकड़ेंगे। अगला है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश दोस्तों देखिए, यह चाहे आप संस्कृत का परीक्षा देंगे, चाहे आप हिंदी की परीक्षा देंगे, सब में 4 से 5 क्वेश्चन अपठित गद्यांश के होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ में 4 से 5, कभी कभी 6, कभी कभी 4, कभी कभी 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और उन प्रश्नों के आंसर जो होते हैं उसी गद्यांश में ही छुपे होते हैं, लेकिन उसमें आपको ढूंढना होता है, उसके अर्थ को समझना होता है। जब उसके आप भाव को समझ जाएंगे तो उसी में से आप उसके उत्तर को निकाल करके बता देंगे दोस्तों। तो अपठित गद्यांश में क्या होता है कि वह जो अपठित गद्यांश है उसको आप पढ़िए, उसके भाव को समझिए। तो यह उस अपठित गद्यांश के अंदर जो प्रश्न होते हैं उसको कैसे आप समझेंगे, कैसे आप बताएंगे, उसका तरीका, नए ट्रिक्स मैं बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको अपठित गद्यांश के चैप्टर में आपको बताऊंगा। अगला है आपका दोस्तों शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी क्या है? इसमें सही बोलना, सही लिखना, 4 शब्द लिखे रहेंगे दोस्तों, और यह पूछ लेगा कि चारों में से कौन सा सबसे शुद्ध है, वह चीज़ बताई जाती है आपकी वर्तनी में। अगला है आपका हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का दोस्तों बहुत भूमिका वनडे एग्जाम में नहीं होती, लेकिन फिर भी साहित्य को आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कभी कहीं पूछ देता है कि कौन से कवि किस काल के हैं। आप जानते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल के भी कई भाग हैं, भारत युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, तो प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविताएं, तो कई पार्ट हैं। और पूछता है कि कौन सी रचना किस काल की है, कौन से कवि किस काल के हैं, तो इसमें आपको हम बताएंगे दोस्तों। अगला प्रकार का है रचना और रचनाकार। रचनाकार में क्या होता है दोस्तों कि पुस्तकें दी होती हैं और रचना पूछ लेता है कि यह पुस्तक किसने लिखा है। जैसे रामचरितमानस किसने लिखा है, इसमें कितने कांड हैं। तो यह जो है कि ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की मैं वर्णन करूंगा दोस्तों रचना और रचनाकार वाले चैप्टर में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंस जो है कि रचनाकार मैं आपको बताऊंगा और नोट भी करवाऊंगा, जो कि आपको उसी में होगा और उससे बाहर आपके क्वेश्चन दोस्तों नहीं होगा। अगला चैप्टर और आखिरी चैप्टर आपका भाषा और बोली का होता है दोस्तों, जिसमें आप यह प्राप्त करते हैं, यह जानकारी आप अर्जित करते हैं कि हिंदी एक क्या है, हिंदी एक भाषा है, इसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी के अंतर्गत मुख्य 5 भाषाएं होती हैं और 18 बोलियां होती हैं। तो इसमें दोस्तों आप यह देखेंगे कि 18 बोलियां जो हैं, उन 18 बोलियों की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है। तो आप इसका वर्णन भाषा और बोली में दोस्तों देखेंगे, ठीक है। तो अब आप समझिए दोस्तों कि हिंदी का कोई परीक्षा हो और हिंदी का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 35 अर्थात 35, आप दोस्तों 1 से लेकर के 35 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि 35 चैप्टर जब आप हिंदी बढ़िया से मन लगा करके
अध्ययन कर लेंगे तो क्या आप समझते हैं क्या कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है कि अछूता रहेगा? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप 100 में 100 क्वेश्चन करके आएंगे, 50 में 50 क्वेश्चन करके आएंगे, 30 में 30 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात आपकी परीक्षा में दोस्तों जितना ही प्रश्न होगा सारे प्रश्न आप करके आएंगे। यदि आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 35 अगर आपने चैप्टर पढ़ा है दोस्तों तो आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे। लेकिन इतना करने के लिए आपको दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला से आपको दोस्तों जुड़ना होगा, और जुड़ने के बाद दोस्तों आपको हमारे चैनल में हमेशा बने रहना होगा, क्योंकि मैं आज के बाद अब मैं कल से मैं इन चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों। एक दिन में मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, अर्थात दोस्तों 35 डेज हमको लगेंगे दोस्तों। 35 दिन में मैं हिंदी पढ़ा दूंगा दोस्तों। लेकिन अब मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन आप उसका नोट्स बनाइए, कापी पेन उठाइए और अपना नोट्स बनाइए और गहन अध्ययन में दोस्तों लग जाइए, क्योंकि अगला सिलेक्शन आपका हो दोस्तों। अब हिंदी में इससे ज़्यादा आपको दोस्तों नहीं पढ़ना, और आप यह भी सोचना बंद कर दीजिए कि आपको कोई अच्छी पुस्तक लेनी है या कोई नोट्स बनाना है। नहीं दोस्तों, बस आपको एक काम करना है कि आप हमारे यह हिंदी पाठशाला चैनल से आप दोस्तों जुड़ जाइए। और मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कुछ मत करिए दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़िए और पढ़ने के बाद नोट्स बनाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। आप नौकरी पाइए, आप सिलेक्शन पाइए, अपने कंपटीशन क्वालिफाई करिए दोस्तों। हमारे लिए वही लाइक है, वही सब्सक्राइब है, वही शेयर है दोस्तों। तो अब आपका चैप्टर दोस्तों मैंने पूरा विस्तृत बता दिया। अब कल से मैं दोस्तों हिंदी का परिचय, उत्पत्ति और भाषा विज्ञान का मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे कल से हम लोगों का क्लास चलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।